जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए, हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। और आज हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वाहन परिवहन, जिसको बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन होता क्या है, ये तीसरा जैव प्रक्रम हम पढ़े थे कि जैव प्रक्रम ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि हमको जीने के लिए आवश्यक होती हैं। किसी भी जीव के जीने के लिए जो भी क्रियाएं होंगी वो क्या होंगी, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और ये तीसरा जैव प्रक्रम है, यानी कि यह भी नहीं होगा तो जो जीव हैं वो जीवित नहीं रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अगर उनके शरीर के अंदर नहीं हो। जैसे हमारे अंदर अभी ब्लड दौड़ना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। ब्लड क्या दौड़ना बंद कर दे तो क्यों मर जाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक चीज को उठा के दूसरे जगह पहुंचा देना। जैसे इस टाइम ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वही कर रहे हैं, बस एक दुकानी से लाएंगे कोई सामान और दूसरे जगह ले जाके डिलीवर कर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो भी प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रहे हैं? दुकान से ले रहे हैं सामान और ले जा करके ट्रांसपोर्ट करके घर पे पहुंचा दे रहे हैं, घर पे डिलीवर कर दे रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन हो गया। अब हमारे शरीर के अंदर बोरा वोरा तो ले जाना नहीं है, कोई सामान तो ले जाना नहीं है, नहीं ना। हमारे शरीर के अंदर किसी पदार्थ को ले जाना है, जैसे कि भोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मतलब छोटे छोटे चीजों को ले जाना। तो छोटे छोटे चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है हमारे शरीर के अंदर। कभी शरीर के बाहर करना है पदार्थों को, कभी शरीर के अंदर करना है पदार्थों को। जैसे कि ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं तो पदार्थों को शरीर के अंदर ले रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मतलब हवा को ले रहे हैं, और हवा क्या है? हवा में वजन भी होता है, हवा स्थान भी गिरता है, तो ये एक पदार्थ है। तो इस हवा को हम अंदर ले रहे हैं, तो अंदर करने में क्या हो रहा है? हवा एक जगह से दूसरे जगह गति कर रहा है। गति कर रहा है मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसका हवा का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो किसी पदार्थ को शरीर के अंदर लेना या शरीर के बाहर फेंकना या शरीर के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, यानी परिवहन कहलाता है। तो किसी भी जीव के शरीर के अंदर किसी पदार्थ को या तो शरीर के अंदर लेना है या शरीर के बाहर छोड़ना है या शरीर में ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, उसको क्या बोल देंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी परिवहन हो रहा है। तो परिवहन का पहले तो हम डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या है इसका? लिखिए कि शरीर के अंदर, शरीर के अंदर पदार्थों को लेना, पदार्थों को लेना। उसके बाद पदार्थों को शरीर के बाहर करना, पदार्थों को शरीर से बाहर करना, बाहर करना या शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, एक जगह से एक स्थान से। मान लीजिए पेट में भोजन पचा, ब्रेन की कोशिकाओं तक ले जाना है भोजन, तो कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही ट्रांसपोर्टेशन है। तो भोजन को ब्रेन की कोशिकाओं के अंदर पहुंचाइए, ट्रांसपोर्टेशन है। तो शरीर के अंदर पदार्थों को लेना, पदार्थों को शरीर से बाहर करना या शरीर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक गति कराना वहन कहलाता है। वहन या परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ये सभी जीवों में होता है। जैव प्रक्रम है, यानी कि कोई भी जीव इसके बिना जिंदा नहीं रहेगा। जो भी जीव होगा उसके अंदर ये जैव प्रक्रम होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी लाइफ प्रोसेसेस होगा। लाइफ का ये प्रोसेस है, इसके बिना लाइफ नहीं है। लाइफ का प्रोसेस है मतलब इसके बिना लाइफ नहीं। समझ में आया? जीवन लाइफ प्रोसेस के बिना नहीं है। तो ये जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये जीवन का प्रोसेस है। अगर किसी भी शरीर के अंदर नहीं होगा तो वो जीव मर जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है छोटे जीवों से लेकर के और लंबे से लंबे, विशालकाय से विशालकाय, बड़े से बड़े जीवों में भी होता है। मतलब हर एक जीव में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, वहन जो है ना, सभी जीवों में होता क्यों है और कैसे होता है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए,
हम पहले एक छोटे जीव का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अमीबा है, ये तो हमारे आँख से भी दिखाई नहीं देता, ये हमारा सबसे प्यारा अमीबा है। कहाँ से कि अमीबा जो होता है ना, इसका आकार फिक्स नहीं होता, हमको ड्राइंग बनाने नहीं आता, क्रिसों गोज देंगे अमीबा बन गया, हो गया कि नहीं। तो ये अमीबा बनाना हमारे लिए सबसे आसान है, इसलिए हमारा सबसे प्यारा जीव अमीबा, सबसे प्यारा जीव अमीबा। अभी अमीबा जो है, हमारा प्यारा जीव जो अमीबा है, इसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन करना है। हम बताए थे ना कि फूड वैक्यूल आता है, फूड वैक्यूल यहाँ पे बनेगा, फूड वैक्यूल धीरे धीरे इधर इधर जाएगा, इस पे इसके कोशिका में घूमता रहेगा, इस पे एंजाइम छिड़क दिया जाएगा, फूड वैक्यूल में एंजाइम छिड़क दिया जाएगा। एंजाइम छिड़कने से जो भी फूड वैक्यूल में भोजन है, फूड है, वो पच जाएगा। पचने के बाद इसमें से भोजन निकल जाएगा, पचा हुआ भोजन इस कोशिका के अंदर निकल जाएगा, और ये जो फूड वैक्यूल है फिर अवशेषिका में बदल जाएगा। फिर अमीबा का शरीर थोड़ा सा फटेगा और ये अपशिष्ट जो है बाहर निकल जाएगा। ऐसे समझ में आ गया। तो ये हम बताए थे अमीबा में पोषण में, जब बता रहे थे अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो ये अमीबा है। अब इस अमीबा में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ जरूरत पड़ा नहीं, तो अमीबा में या छोटे जीवों में ट्रांसपोर्टेशन, वहन जो होता है विसरण के द्वारा होता है। जैसे अगरबत्ती का धुआं हमको फैलाना है पूरे एक रूम में, तो एक कोना में अगरबत्ती जला देंगे तो फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा कि नहीं। तो बस एक कोना में अगरबत्ती जला दीजिए, उसका धुआं पूरे कमरे में आपके फैल जाएगा। वैसे ही अमीबा के अंदर क्या हुआ, फूड वैक्यूल में भोजन का पाचन हुआ, भोजन पच के निकला फूड वैक्यूल से, लेकिन इसको कोशिका में फैलाना पड़ेगा, नहीं फैलाना पड़ेगा। काहे नहीं फैलाना पड़ेगा? भोजन को इसलिए नहीं फैलाना पड़ेगा, काहे से कि अपने आप पे फैल जाएगा, अपने आप से ही इस कोशिका में पूरा भोजन फैल जाएगा। जैसे कि अगरबत्ती का धुआं पूरे रूम में फैल जाता है, वैसे ही भोजन इस कोशिका में हर जगह फैल जाएगा, अपने आप ही फैल जाएगा। ठीक, तो ये जो है अपने आप फैलने की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, विसरण हो रहा है। क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है, यानी डिफ्यूजन हो रहा है। तो भोजन डिफ्यूज हो रहा है, बट रहा है, चारों तरफ बिखर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज हो रहा है, यानी कि डिफ्यूजन यानी विसरण। तो छोटे जीवों में, सूक्ष्म जीवों में जो परिवहन होता है विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और बड़े जीवों में इसके लिए क्या पाया जाता है, परिवहन तंत्र पाया जाता है। परिवहन पढ़ रहे हैं ना, तो इसके लिए बड़े जीवों में क्या पाया जाता है, एक मैसेंजरी पाया जाता है। तो आप दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म जीवों में वहन के लिए, वहन या परिवहन के लिए क्या पाया जाता है, वहन के लिए विसरण होता है, या सूक्ष्म जीवों में परिवहन विसरण द्वारा होता है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विसरण के द्वारा सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, इसमें विसरण के द्वारा पदार्थ जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसे ही फैल के चले जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं करना है हमको। अब जो बड़े जीव हैं, जो विशाल जीव हैं, उनमें क्या होता है, तो उनमें जो है तंत्र पाया जाता है, एक पूरा कंपनी, जैसे जो ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाली कंपनियां, एक कई वो कंपनी है सर, समझते हैं ना। तो वैसे ही कई कंपनी मतलब ट्रांसपोर्ट करती हैं पदार्थों का, वैसे ही हमारे अंदर या किसी भी जीव के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम पाया जाता है, एक कंपनी पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, यानी परिवहन तंत्र क्या होता है। तो परिवहन तंत्र एक मशीनरी है जो कि हमारे शरीर के अंदर पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी, या पदार्थों को शरीर से बाहर निकालेगी, या शरीर के अंदर ले जाएगी। तो हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा काम जो होता है ब्लड करता है। ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा काम ब्लड करता है, उसके बाद लिम्फ, और उसके बाद आता है हमारा फेफड़ा भी कुछ ट्रांसपोर्ट का काम करता है। देखिएगा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फेफड़ा में ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है, गैसों का आदान प्रदान। मान लीजिए ऑक्सीजन खींच रहे हैं तो फेफड़ा फूल जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, ऐसे फेफड़ा पचक जाएगा तो ऊपर चला आएगा, फेफड़ा में डायफ्राम जो है ऊपर चला आएगा, फेफड़ा पचक जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों का विनिमय, गैसों का स्थानांतरण, गैसों को कौन गति करा रहा है? तो हमारा फेफड़ा है। तो फेफड़ा भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। अब कहिए कि भोजन खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं,
तो खाना खा रहे हैं, मुंह से पेट तक जाना है, एक जगह से दूसरे जगह भोजन गति किया, यानी इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी हेल्प किया। लेकिन ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते, बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते। तो सबसे ज्यादा मदद करता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रक्त परिवहन तंत्र, और दूसरे नंबर पे आता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी लिम्फ परिवहन तंत्र। तो आप हेडिंग लगाइए, क्या लगाएंगे? परिवहन तंत्र। मनुष्य में परिवहन पहले हेडिंग लगाइए, मनुष्य में परिवहन, हमको और किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ना है, मनुष्य में परिवहन। वैसे थोड़ा सा मछली वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो लास्ट में पढ़ना है, पहले हमको मनुष्य में परिवहन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन के बारे में। अब परिवहन जो होता है, मनुष्य में परिवहन जो होता है, इसमें परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें परिवहन के लिए क्या पाया जाता है? लिखिएगा, परिवहन के लिए परिवहन तंत्र पाया जाता है। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा था, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जा रहा था, वैसे ही सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाएगा। समझ रहे हैं? तो परिवहन के लिए परिवहन तंत्र पाया जाता है, परिवहन तंत्र पाया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है। और ये परिवहन तंत्र मनुष्य में मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। परिवहन तंत्र कौन कौन सा परिवहन तंत्र? पहला लिखिए, रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र। और इसी का एक और भाग आता है, इसी से बनता है, इसी रक्त परिवहन तंत्र से ही बनता है दूसरा, लिम्फ परिवहन तंत्र। इसको हम बताएंगे कैसे, ही ब्लड से ही बन जाता है। लिम्फ परिवहन तंत्र, लिम्फ परिवहन तंत्र, इसको चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको लिख सकते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। या ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये ब्लड जो होता है, रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र में कितनी चीजें आती हैं? तो रक्त परिवहन तंत्र में 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? देखिए, पहला ब्लड, इसमें तो आएगा ही आएगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड आएगा, ब्लड नहीं रहेगा तो कहाँ से, कैसे सर्कुलेशन होगा, कैसे ब्लड दौड़ेगा? तो ब्लड चाहिए, ब्लड इसमें नाम ही में आ रहा है रक्त परिवहन तंत्र, यानी ब्लड रहेगा, यानी रक्त, रक्त रहना चाहिए। इसमें दूसरा क्या रहना चाहिए? ब्लड वेसल, यानी रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, ब्लड को फ्लो कराने वाला पाइप होना चाहिए हमारे शरीर में। पता चला ब्लड जो है 5 लीटर है, पेट में जाके बैठ गया, तो जब पेट में जाके बैठ गया ब्लड, तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? तो इसीलिए पाइप होना चाहिए, पाइप के थ्रू ब्लड दौड़ता है हमारे शरीर में, जिसको हम बोलते हैं रक्त वाहिका। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिका, यानी ब्लड वेसल्स। और तीसरा होता है हृदय, हृदय जिसको हम बोलते हैं हार्ट, दिल, ठीक। दिल, दिल तू संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, ठीक। देखिए, हृदय यानी दिल, ये 3 जो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का या ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। फिर लिम्फ परिवहन तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फ नोड, लिम्फ वाहिकाएं और लिम्फ भी आता है। तो इसमें अभी हमको पढ़ेंगे तब हम समझाएंगे इसके बारे में, लिम्फ परिवहन तंत्र के बारे में। अब रक्त परिवहन तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, रक्त के बारे में। रक्त परिवहन तंत्र जो है, इसमें रक्त पहले पढ़ेंगे, फिर रक्त वाहिका पढ़ेंगे, फिर हृदय पढ़ेंगे। जो रक्त वाहिका है और रक्त है, इस हृदय है यानी हार्ट है, इन दोनों के बारे में हम एक साथ नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ेंगे। आज बस हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम जो है ब्लड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम चाहें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए हम 2 लेक्चर लगाएंगे इसके लिए। तो शुरू करते हैं ब्लड। आप इसको आशा है कि लिख लिए होंगे, हेडिंग लगाइए ब्लड। क्या हेडिंग लगाएंगे? ब्लड यानी रक्त। ये रक्त जो है ये क्या है? तो ब्लड क्या है? ब्लड क्या है पहले पूछा जाएगा, ये ब्लड है क्या? तो आप क्या बताएंगे? देखिए, पहले हेडिंग लगाइए रक्त, रक्त जिसको हम बोलते हैं क्या? ब्लड।
ब्लड, रक्त, ये ब्लड है क्या? तो ब्लड यानी रक्त, यह जो है तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ब्लड है ये क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे ऑर्गन को कनेक्ट करता है। जैसे ब्रेन में भी ब्लड जाता है, हमारे हाथ में भी ब्लड आता है, पैर में भी जाता है, हर जगह मतलब जाता है। हर चीज को, हर ऑर्गन को कनेक्ट करता है, हर एक टिश्यू को कनेक्ट करता है। तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑर्गन को, टिश्यू को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है। और तरल संयोजी ऊतक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब जलीय द्रव के रूप में रहता है। ये कनेक्टिव टिश्यू तो है, ये हमारे शरीर का ऊतक तो है। कैसा ऊतक है? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है, मतलब एक दूसरे ऑर्गन को जोड़ने वाला ऊतक है। लेकिन ये ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में उपस्थित होता है। ये ऊतक जो है लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो है ब्लड क्या है? लिखिएगा, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और क्या है? तो देखिए, ब्लड जो है ये तरल संयोजी ऊतक है और यह मनुष्य में 4.5 से 5 लीटर पाया जाता है। ब्लड मनुष्य के शरीर में यह कितना पाया जाता है? मात्रा लिख लीजिए, मात्रा। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा 4.5 लीटर से 5 लीटर तक होती है। 5 लीटर तक होती है इसकी मात्रा। मनुष्य के शरीर में मात्रा कितनी होती है? 4.5 लीटर से 5 लीटर इसकी मात्रा होती है। अब रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, ये 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। 3 नहीं बोलेंगे, ऐसे 4 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखिएगा ब्लड यानी कि रक्त। ये रक्त जो है, हमारा खून जो है, 2 चीजों से पहले लिखते हैं। किस किस चीज से बना हुआ है? तो रक्त प्लाज्मा जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। दूसरा क्या है? तो दूसरा इसमें है कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं लिख लीजिएगा, कणिकाएं। देखिए, ब्लड जो है ना, ये जो है क्या है? एक्वस फॉर्म में है, यानी किसी चीज का घोल है। अब इस घोल में क्या क्या है? इस घोल में है एक रक्त प्लाज्मा है और एक रक्त कोशिकाएं हैं। रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स। तो ब्लड में 2 चीजें रहेंगी। देखिए, सेल रहेगा तभी टिश्यू बनेगा। जब कोशिका नहीं रहेगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, यानी कि ऊतक नहीं बनेगा। तो ऊतक बनने के लिए कोशिका चाहिए, कैसे कि कोशिकाओं का ही समूह होता है ऊतक, कोशिकाओं का ही ग्रुप होता है ऊतक। तो ब्लड में क्या क्या होना चाहिए? रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? और फ्लूइड होना चाहिए, ताकि ब्लड टिश्यू को, जो रक्त कोशिका है, रक्त ऊतक है, इसको ऊतक तरल संयोजी ऊतक बना सके, मतलब कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बना सके, नहीं तो ये ठोस होता। अब ये जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मैट्रिक्स के रूप में इसमें काम करता है। समझ में आया? टिश्यू में मैट्रिक्स होता है। ये सब आप इंटर में 11th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है आपको। बस पढ़िए आप यहाँ पे क्या कि ब्लड जो है 2 तरह के चीज़ों से मिलकर के बना होता है। रक्त प्लाज्मा जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब ये पानी जैसा है, हल्का पीला रंग का द्रव है रक्त प्लाज्मा। और जो ये रक्त कोशिका है, ये कोशिकाएं होती हैं। कोई भी टिश्यू जो होता है, कोई भी ऊतक जो होता है, जैसे हमारा चमड़ा जो है, एपिडर्मिस जो है, ये चमड़ा जो है ऊतक है, और ये किससे मिलकर के बना हुआ है? कोशिकाओं से। तो कोशिका से मिलकर के ऊतक बनता है। वैसे ही ब्लड जो है एक ऊतक है, एक क्या है? टिश्यू है, और ये किससे मिलकर के बना होगा? कोशिकाओं से। अब ये कोशिकाएं जो है तरल बनने के लिए अपने मैट्रिक्स को तरल बनाई होंगी, अपना मतलब घोल बनाई होंगी, तब जाकर के ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक बन पाया है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बन पाया। डीपली समझिए पहले,
जब तक डीपली नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। इतना डीपली आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए रक्त प्लाज्मा लिखिएगा इसमें, यह हल्के पीले रंग का, यह हल्के पीले रंग का, देखिएगा अगर खून उन किसी का निकलाएगा ना तो निकाल करके, और उसमें एक कंटेनर होता है ब्लड निकालने वाला, उसमें रख दिया जाता है खून को, ऐसे इतना उंगली के इतना पतला होता है ये वो कंटेनर, उसमें भर दिया जाता है। भरेंगे तो उसमें कुछ देर बाद क्लॉट बनने लगता है, मतलब ब्लड जो है जमने लगता है, जम जाएगा, उसके बाद जमा हुआ पार्ट ऊपर आ जाता है और नीचे हल्का सा पीला कलर का लिक्विड बचता है, उसको हम बोलते हैं रक्त प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा। ठीक, और सीरम एक चीज होता है, उस सीरम के बारे में भी अभी हम बताएंगे। ब्लड प्लाज्मा और सीरम अलग अलग होता है। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है। ब्लड जो है कैसा होता है, क्षारीय होता है। कहते हैं ना ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच होता है 7.4 पीएच। और ये किससे आता है, तो यहीं से आता है। रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है 7.4, इसलिए ब्लड क्षारीय है, हमारा खून जो है क्षारीय है, और 7.4 इसका पीएच होता है, इसीलिए बोलते हैं ब्लड का पीएच 7.4 बस। ठीक, तो ब्लड जो है क्षारीय द्रव है, यह हल्के पीले रंग का होता है, हल्का पीला रंग इसका कलर होता है। अब ये जो होता है ये क्या क्या काम करता है, तो यह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ब्लड आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा, इसलिए ये किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, तो यह पचे हुए भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स तथा उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया वगैरह हो गया, तो उत्सर्जी पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है का परिवहन इसका काम है। ठीक, इसके बाद यह शरीर में तापमान को भी बनाए रखता है, शरीर में तापमान को बनाए रखता है। ओवरऑल ब्लड जो है ना, वो सभी ब्लड जो है पूरा ब्लड ही क्या बनाए रखता है, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। कैसे, तो देखिए घर्षण हो रहा है, इसे अब अगर हम अपना हाथ ऐसे रगड़ रहे हैं तो रगड़ने से ये हाथ जो है, हाथ के बीच गर्मी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें घर्षण हो रहा है। वैसे ही ब्लड दौड़ रहा है तो ये ब्लड कैपिलरीज में दौड़ रहा है, ब्लड वेसल्स में दौड़ रहा है, यानी कि पाइप में दौड़ रहा है, और दौड़ने की वजह से इस पाइप के बीच यानी नसों के बीच और खून के बीच घर्षण हो रहा है, जिससे ब्लड जो है क्या बढ़ा रहा है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा पा रहा है। तो जितना तेज दौड़ेगा उतना तेज टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो यही ब्लड जो है इसे टेम्परेचर बढ़ाता है, और सारे कई भी फैक्टर होते हैं, उसको हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बस समझिए कि शरीर का तापमान भी बनाए रखता है। ये प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा ये किससे बना होता है, प्लाज्मा हल्का पीला रंग का क्यों दिखता है, तो देखिए प्लाज्मा जो है 92% इसमें पानी होता है, 92% इसमें पानी होता है प्लाज्मा में, और कुछ नहीं होता है, पानी होता है। तब ये पीला काहे होता है, पीला इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन घुले होते हैं। क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन घुले होते हैं, कुछ मतलब पदार्थ घुले होते हैं, भोजन वगैरह हार्मोन्स वगैरह घुले होते हैं, तो इसी वजह से तो 8% इसमें घुलित पदार्थ पाया जाता है, और इसी घुलित पदार्थ के कारण क्या होता है, ये प्लाज्मा जो है हल्का पीला रंग का दिखता है हमको। वैसे ही तो पूरा पानी है, 92% पूरा पानी है, 8% बस उसमें कुछ घुला हुआ है, जिसके वजह से जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, वैसे ही प्रोटीन हो गया। क्लॉटिंग फैक्टर एक तरह के प्रोटीन ही है, कुछ प्रोटीन्स हो गए और कुछ भोज्य पदार्थ हो गए, तो ये सब घुले होते हैं, जिसके वजह से प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का दिखता है। ठीक, अब ब्लड सेल्स जो है हमारे शरीर में, ब्लड सेल्स ये 3 तरह की होती हैं। हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं 3 तरह की होती हैं। पहला आरबीसी काउंट पढ़े होंगे ना, रिपोर्ट आता है तो आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम इसका है। फिर डब्ल्यूबीसी और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, दूसरा नाम क्या है ल्यूकोसाइट, और तीसरा है प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। गलती होगा स्पेलिंग तो हमारा दोस्त नहीं, हम वैसे अभी देख करके लिख ही दे रहे हैं। प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स है। तो ये 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक्चुअली में ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कोशिका नहीं है, ब्लड सेल में, ये सेल नहीं है, ये सेल का टुकड़ा है। क्या है बाबू? टुकड़ा है। यानी कि कुछ कोशिकाएं हैं, उनका टुकड़ा बन के, मतलब कई टुकड़े में कोशिकाएं टूट गई हैं जिनसे ये प्लेटलेट्स बना है। तो ये प्लेटलेट्स शरीर का कोशिका नहीं है, यानी कोशिकाओं का टुकड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेल फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक। देखिए, इसका दूसरा नाम, आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। तो ये 3 नाम से जाना जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स तो वैसे ही दिख रहा है प्लेटलेट्स, ठीक। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को, ठीक। अब ये देखिए, आरबीसी के बारे में हमको पहले पढ़ना है, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है, फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले हम आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहीं पे थोड़ा सा आरबीसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूबीसी और इसको अभी अलग रखिए, हम बस आरबीसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। आरबीसी के बारे में, ये आरबीसी जो है हमारे शरीर के, हमारे ब्लड में ना मोस्ट अबंडेंट सेल है। मोस्ट अबंडेंट सेल का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका। तो ब्लड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? यही आरबीसी, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक ब्लड में, ब्लड में सबसे अधिक इसी की मात्रा है। इसका जीवन काल, आरबीसी जो है, इसका शेप कैसे होता है? पहले शेप समझिए, यानी आकार। आकार कैसा होता है? आकार इसका होता है उभयावतल, गोल उभयावतल। क्या होता है? गोल उभयावतल। उभयावतल का मतलब बाइकॉनकेव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं उभयावतल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का मतलब समझते हैं? देखिए, इसको हम दिखा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी को आपको दिखा रहे हैं। ये जो है डब्ल्यूबीसी, देख पा रहे हैं आप? गोल है, चपटा है, और क्या है? दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा धसा हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं बाइकॉनकेव। जब धसा हुआ होता है ना, तो केव जैसा, गुफा जैसा बनाता है स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं कनकेव। तो कनकेव मिरर भी आप पढ़े होंगे। तो कनकेव मिरर जो होता है, अभी तो हम पढ़ाए नहीं फिजिक्स, वैसे कैसे पढ़ लिए होंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो आरबीसी है, देख रहे हैं, दोनों तरफ से धसा हुआ है, केव टाइप का, गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं, यानी बाइकॉनकेव है, यानी कि दोनों तरफ से अवतल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यह कैसा होता है? तो रंग इसका लिख सकते हैं, रंग अभी तो आप देखें लाल कलर का होता है, लाल रंग ये होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण यह लाल होता है। इसका आकार जो है ये कितना होता है? तो 2 माइक्रोमीटर का ये साइज होता है, 2 माइक्रोमीटर व्यास का मतलब कि मान लीजिए ये आरबीसी है, तो आरबीसी का यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा? 2 माइक्रोमीटर होगा। तो ये 2 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है, ये लाल रंग का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? तो जीवन काल इसका होता है 120 दिन। ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है बोन मैरो में। देखिए, ब्लड का, पूरे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन साइट लिख लीजिए, फॉर्मेशन साइट। फॉर्मेशन साइट का मतलब ब्लड कहाँ बनता है? तो बोन मैरो। अब देखिए, स्पेलिंग गलती होगा, हमारा दोष नहीं है, कहाँ से कि हमको अंग्रेजी कम आता है, बस पढ़ाते हैं, साइंस हो गया। देखिए, जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। कहाँ बनता है? जो भी ब्लड सेल्स हैं, जो भी ब्लड है, अभी ओवरऑल हमको समझना है, ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। वैसे तो बचपन में जब बोन मैरो नहीं बना होता है, तब लीवर में भी बनता है, सीवियर केस में लीवर में बनता है, तो हमको उसके बारे में नहीं समझना है। जनरली ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड बनता है हमारे बोन मैरो, ठीक। अब देखिए, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ये जो है, ये कितना पाया जाता है? तो इसका मात्रा यानी कि कितना रहेगा तो सही रहेगा?
इसकी मात्रा क्या है? तो इसकी मात्रा आप लिखेंगे 4.7 मिलियन टू 6.1 मिलियन। मात्रा दो लोगों में लिखिएगा, पुरुषों में। पुरुषों में कितना होता है? तो पुरुषों में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, 4.1 मिलियन टू 4.7 मिलियन टू 6.1 मिलियन। और ये मिलियन क्या है? ये मिलियन क्या है? प्रति माइक्रोलीटर। ठीक, माइक्रोलीटर का मतलब कि समझ सकते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 का मतलब 1000 ml का 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 समझ सकते हैं। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म, यानी 1/1000। 1 ml का 1000वां भाग। इतने ब्लड में कितना होना चाहिए? 4.7 टू 6.1 मिलियन। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1 माइक्रोलीटर ब्लड, 1 माइक्रोलीटर बहुत कम ब्लड होता है। 1 माइक्रोलीटर आप 1 बूंद के बराबर मान सकते हैं, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 माइक्रोलीटर ब्लड में कितना होता है? तो 4.6 मिलियन टू 6.1 मिलियन पुरुषों में ये होता है। 4.7 मिलियन का मतलब होता है 47 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 47 लाख 10 से गुणा करेंगे 47 लाख हो जाएगा। तो 47 लाख और 47 लाख से लेकर 61 लाख तक पुरुषों में पाया जाता है 1 माइक्रोलीटर ब्लड में इसकी मात्रा। और स्त्रियों में कितना होता है, या महिलाओं में कितना होता है? महिलाओं में ये कितना होता है? तो ये महिलाओं में कम होता है। ये महिलाओं में होता है 4.2 से 5.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। 4.2 से 5.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर इसकी मात्रा हो गई। ये इसकी मात्रा है। और ये जो है ये स्त्रियों में इसकी मात्रा होती है 5.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। और मिलियन का मतलब तो आप जानते हैं। अब आरबीसी के बारे में क्या लिखना है? आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसमें यह केंद्रक विहीन है। पहले यह लिखिए, यह इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक भी नहीं होगा, कोई कोशिकांग भी नहीं होगा। आरबीसी वयस्क आरबीसी में लिखिएगा, वयस्क आरबीसी में केंद्रक नहीं होता और कोई भी कोशिकांग भी नहीं होता। बस हमको केंद्रक के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो केंद्रक नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता? आरबीसी जो है ना, ये चाहता है, ये काम क्या करता है? तो ये ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं के पास ढो के ले जाके पहुंचाएगा। हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन लेगा और ले जाके ब्रेन की कोशिका को कहेगा, तुम लो ऑक्सीजन जरूरत है ना, लो, सबको ले जाके बांटेगा। तो ये ऑक्सीजन ढोने का काम करता है। अब ऑक्सीजन रखने के लिए जगह चाहिए। तो जगह चाहिए, इसलिए क्या होता है? इसमें जगह होता है और इस जगह में भरा होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी समझिए ना, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स जो है एक क्या है? इंजन है। लेकिन इसको रखने वाला ट्राली कौन है? ऑक्सीजन। देखिए, किसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे ट्रैक्टर होता है, टाली होता है। तो ट्रैक्टर टाली मतलब कोई चीज ढोने वाला। तो टाली लगा होना चाहिए पीछे और ट्रैक्टर लगा होना चाहिए। तो ट्रैक्टर जो है इंजन का काम करता है और ट्राली जो है कोई चीज रखना, इसमें रख सकते हैं। वैसे ही आरबीसी यहाँ पे, आरबीसी बस इंजन का काम करता है, यानी ट्रैक्टर का काम करता है। इसमें ट्राली जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन जो है ना, ऑक्सीजन को पकड़ के रख लेता है और तुरंत ले जाके सभी कोशिकाओं को दे देता है। तो ऑक्सीजन को कौन रखेगा? हीमोग्लोबिन रखेगा। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? तो आरबीसी के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंपोनेंट है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन जो है अगर कम हो रहा है, यानी आयरन की मात्रा आपके अंदर कम हुई है, जिससे आपके श्वसन पर प्रभाव पड़ेगा। आप जल्दी थकेंगे। कहाँ से कि ऑक्सीजन जल्दी कोशिका के पास नहीं जा रहा है, तो ब्रेन थक जाएगा, कपार दर्द करने लगेगा। कपार दर्द कर रहा है, 10 मिनट पड़े हैं। कहाँ से कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसलिए ज़्यादा देखेंगे महिलाओं को बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। थोड़े देर घाम में खड़ी हो जाएंगी तो चक्कर आ जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए ऑक्सीजन कोशिकाओं के पास कम पहुंच पाता है। और कम पहुंच पाता है इसलिए क्या होता है? इसलिए चक्कर आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन
होता है जो ऑक्सीजन को ले जाने का ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जा करके कोशिकाओं के पास फिर डीऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन उससे हीमोग्लोबिन से निकल जाएगा और हीमोग्लोबिन फिर से हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा, सिंपल। और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कोशिकाओं को मिल जाएगा। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ फेफड़ा में जुड़ रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। जब फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेके हीमोग्लोबिन जा रहा है रेड ब्लड सेल्स के साथ, यानी कि आरबीसी के साथ, मान लीजिए ब्रेन तक ले जाके छोड़ दिया, तो ब्रेन से पहले था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे ऑक्सीजन छोड़ा ब्रेन में ये फिर से हीमोग्लोबिन में बदल गया। समझ में आया? तो बस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनाता है, जब ऑक्सीजन लिया रहता है। तो इतना डेप्थ में हमको नहीं समझना है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बस समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक ट्राली है जो कि ऑक्सीजन को भर लेगा और ले जाके पहुंचा देगा। बस इतना ही है हीमोग्लोबिन। ठीक, अब हीमोग्लोबिन जो होता है महिलाओं में कितना होता है? महिलाओं में हीमोग्लोबिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचबी। एचबी महिलाओं में कितना होता है? तो महिलाओं में इसकी मात्रा होती है 120 से 140 ग्राम, 120 से 140 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर खून में इतना ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और पुरुषों में क्या होता है? तो पुरुषों में इसकी मात्रा क्या होती है? 120 से 180 ग्राम प्रति लीटर। तो यहीं से देखा जाता है कि अगर आपके अंदर कमजोरी है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन का मात्रा घटा है, इसीलिए कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ऊर्जा नहीं बन पा रहा है, यानी ओवरऑल आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है। ऊर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहाँ से? कि ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है, ब्रेन की कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो ब्रेनवा जो है थक गया है, कह रहा है अब हमसे काम नहीं होगा, हमको ऊर्जा नहीं मिल रहा है। तो ब्रेन थक के बैठ जाता है। कहाँ से? कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके नहीं जा पाता है, कम हीमोग्लोबिन बचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है, जिससे ऊर्जा कम बनता है और हमारा शरीर जो है जल्दी जल्दी थकने लगता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? कमजोरी। हमारे अंदर कमजोरी आ गया। 10 गो सीढ़ी चढ़ेंगे थक जाएंगे, थक गए हैं, बहुत थक गए। कहाँ से? कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, आरबीसी काउंट इतना होना चाहिए। आरबीसी काउंट कम होगा तभी भी हीमोग्लोबिन कम होगा। कहाँ से? कि हीमोग्लोबिन रह कहाँ रहा है? हीमोग्लोबिन का घर क्या है? तो हीमोग्लोबिन का घर द्वार क्या है? आरबीसी है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो आरबीसी नहीं रहेगा, आरबीसी कम हुआ मतलब हीमोग्लोबिन भी कम हुआ। समझ में आया? तो हीमोग्लोबिन जब आरबीसी कम होगा तभी भी कम हो सकता है, ऐसे भी कम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आरबीसी कम हो तभी भी। ठीक, तो ये देखने को मिलता है ज्यादातर आरबीसी के कम होने पर ही हीमोग्लोबिन कम होता है वैसे। ठीक, ऐसे आयरन का मात्रा आपके अंदर कम हुआ तभी भी हीमोग्लोबिन घट जाएगा, घटेगा कि नहीं? कहाँ से? कि आयरन से बना हुआ है, आयरन से हीमोग्लोबिन बना हुआ है, तो इसलिए आयरन का मात्रा जब कम होगा तो भी आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब आपका लेक्चर जो है 38 मिनट का हो गया है। अब हम आगे का जो भी पार्ट है इसको कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, WBC के बारे में। कैसे कि लेक्चर लंबा हो जाएगा, हम चाहते हैं कि छोटे छोटे लेक्चर में। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, नोट्स मिल जाएगा। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा लिखवाए ही नहीं, हम कुछ ज़्यादा समझाए हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।